दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं। 5वां पाठ का नाम है लोकतंत्र। ये बोर्ड में 4 अंक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्द, एक तो डेमोस और दूसरा क्रेटिया से मिलकर डेमोक्रेसी शब्द बना है। डेमोस का अर्थ है भीड़ या जनता से है और क्रेटिया का अर्थ शक्ति से है। यानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का अर्थ जनता की शक्ति से है। जनता की शक्ति या जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र से है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र और के नाम से भी जाना जाता है। लोकतंत्र में 3 अंत संबंधित अर्थ निहित निकलते हैं। यानी लोकतंत्र में अंदर 3 अर्थ निकलते हैं। ये एक तो है ये निर्णय लेने की विधि है, निर्णय लेने की विधि मानी गई है लोकतंत्र को। दूसरा अर्थ निकलता है ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह माना गया है लोकतंत्र को। और तीसरा है ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा मानी गई है। लोकतंत्र के विविध रूप या प्रकार है। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र के 4 प्रकार दिए गए हैं। इसमें पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था और आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से मानी गई है, इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र को मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी लोकतंत्र कहा। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप में उल्लेखित किया गया था। पहला तो था राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और दूसरा था शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। अब पहला था राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है जिसमें प्रभुसत्ता का निवास जनता में निवास करता है या जनता में निवास होती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ होता है लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का विकसित और व्यवहारिक रूप माना गया है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद भी माने गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप प्रचलित है। उनमें एक है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, वो संसदीय शासन प्रणाली। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में होता है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। राजनीतिक लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं। एक पहली मान्यता है राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता से है, यानी राजनीतिक लोकतंत्र संविधान में स्वतंत्रता के रूप में कार्य करने में विश्वास करती है। राजनीतिक लोकतंत्र प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। दूसरी मान्यता है यानी ये राजनीतिक लोकतंत्र है, ये अपना पूरा निवास कार्य जनता में मानती है।
और राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष से लोकतांत्रिक राज्य से है, जबकि व्यवहारिक पक्ष से लोकतांत्रिक शासन से है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र का सिद्धांत के रूप में तो पक्ष करता है लोकतांत्रिक राज्य के रूप में, और व्यवहारिक रूप से करता है लोकतांत्रिक शासन के रूप में काम में करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र के बाद में आगे लोकतंत्र का दूसरा प्रकार है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र यानी समाज के एक प्रकार के लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। यानी समाज में एक प्रकार के जिस रूप में लोकतंत्र पाया जाता है उसे सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य समाज में सामाजिक समानता की भावना बढ़ना था। सामाजिक समानता यानी हम जब अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं उसमें विधि के समानता यानी कानून की दृष्टि से समानता, और अनुच्छेद 15 पढ़ा था धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, मूल वंश, नस्ल, धर्म, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, वो ये सामाजिक लोकतंत्र है। तो सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य है सामाजिक समानता की भावना उत्पन्न करना, और उनका अर्थ सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, और सभी व्यक्तियों को समान समझा जाना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों के साथ सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान करने से है। यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करके सभी को समान अवसर देना, और समान अवसर देते हुए सबको समान रूप से समझना, ये सामाजिक लोकतंत्र है। आगे लोकतंत्र का तीसरा प्रकार है आर्थिक लोकतंत्र है। यानी अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र है वो आर्थिक लोकतंत्र कहलाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार में जो लोकतंत्र है यानी आर्थिक लोकतंत्र का विचार है सर्वप्रथम मार्क्सवाद और समाजवादियों ने प्रस्तुत किए थे। यानी आर्थिक लोकतंत्र का उल्लेख या प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले मार्क्सवाद और समाजवादियों ने आर्थिक लोकतंत्र को प्रस्तुत किया था, यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर। अगला है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक लोकतंत्र ने लोकतंत्र में एक नीति के आधार पर वे आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में जो स्वीकार किया जाता है वह है नैतिक लोकतंत्र, यानी जिसमें नैतिकता पर अधिक बल दिया गया है। और इस नैतिक लोकतंत्र को सर्वोच्च अभिव्यक्ति 1789 की जो क्रांति हुई थी फ्रांस की क्रांति से एक नारा मिला था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना भर दी गई थी फ्रांस की क्रांति से। यानी वो एक नैतिक लोकतंत्र पर बल दिया गया था। तो लोकतंत्र के चार प्रकार के थे, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र में जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। ये जनता के लिए जनता द्वारा चुना जाता है, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब है लोकतंत्र के सिद्धांत। तो लोकतंत्र के 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी का सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। दूसरा सिद्धांत है था लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। तीसरा सिद्धांत है था लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय का सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। चौथा सिद्धांत है था लोकतंत्र का मार्क्सवादियों का सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। और पांचवा सिद्धांत है था लोकतंत्र के समाजवाद सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। ये लोकतंत्र के 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी का
लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में उदारवादियों चिंतकों ने किया था। उदारवादी चिंतक यानी वही स्वतंत्रता के विचार रखने वाले लोगों ने लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत का विकास किया गया था। इसी कारण इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत कहा जाता है, या लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा जाता है। लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक होब्स, जॉन लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, इब्राहिम लिंकन, मोंटेस्क्यू और जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारक थे। एक यानी 2 नंबर का सवाल है, कई बार पूछा जाता है कि जो विचारक होते हैं, जैसे लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी के सिद्धांत के 2 विचारकों के नाम बताइए, या लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांतों के 2 विचारकों का नाम बताइए, इस तरह एक सवाल आता है। तो लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के कौन से विचारक है? यानी होब्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, बेंथम है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, इब्राहिम लिंकन है, मोंटेस्क्यू है, जेफरसन है, हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारक थे। और इन सभी विचारकों ने इस लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के मानने के प्रमुख लक्ष्य माने गए थे कि सभी व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और वो अपना हित और हित समझने की क्षमता रखते हैं। सभी व्यक्ति समान है और शासन की जो शक्ति होती है वो सबको जनता के आधार की इच्छा होती है। अगला दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है। बहुलवादी सिद्धांत यानी ये बहुलवादी विचारधारा पर आधारित था जो समाज में एक संघात्मक स्वरूप के रूप में विश्वास करती है। और लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक थे जे मास्की, अंद्रेस बार्कर, मिस फोगलेट, जी.टी.एच. कोल और डिगी आदि जो ये लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आगे लोकतंत्र का तीसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। यानी लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, इसका केंद्र अभिजन वर्ग को माना गया है। और लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के जो मानने वाले प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट मिचल्स, मोस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट, मिल्स आदि विचारक थे। यानी लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय या लोकतंत्र के विशिष्ट अभिजन वर्गीय सिद्धांत को मानने वाले विचारक रॉबर्ट था, मिचेल्स था, मोस्को था, पेरेटो था, बर्नहम, सी राइट, मिसल आदि विचारक थे। इनमें रॉबर्ट मिचेल्स था, ये जर्मनी का विचारक था। और इस रॉबर्ट मिचेल्स के बारे में संपूर्ण विचार इनकी जो ग्रंथ है इनके द पॉलिटिकल पार्टीज नामक ग्रंथ में लिखा गया है। आगे है लोकतंत्र का चौथा सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है एवं दृष्टिकोण है। जो ये लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत है ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स के प्रमुख विचारों पर आधारित है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ से तुंग आदि इनके प्रमुख विचारक थे। आगे लोकतंत्र का पांचवा सिद्धांत है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है। यानी लोकतंत्र का समाजवादी ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है उदारवादी सिद्धांत है और मार्क्सवादी सिद्धांत का समन्वय करके बना गया है। जो लोकतंत्र के सिद्धांत है या तो अभी उदारवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत है दोनों का मिश्रण करके सिद्धांत आया था समाजवादी सिद्धांत है। ये समाजवादी सिद्धांत है, ये समन्वय से बना गया है। और इस लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत में
क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवाद और संवैधानिक साधनों का में विश्वास किया गया है। यानी लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत में हिंसा और क्रांति के साधनों को नहीं अपनाया गया है और हिंसा और क्रांति के साधनों को नहीं अपना करके इसके स्थान पर विकासवाद और संवैधानिक साधनों को अपनाया गया था। आगे है लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा चुना जाना प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हम सरपंच को और वार्ड पंच को वोट देकर के चुनते हैं, जिसे हम वोट देकर के जनता वोट देकर के चुनती है, वो तो प्रत्यक्ष रूप से होती है। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, यानी अपने द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं, वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष। जैसे हम वार्ड पंच को हम चुनते हैं, जनता चुनती है तो प्रत्यक्ष रूप से, और उप सरपंच को हमारे जितने वार्ड पंच होते हैं वो उप वार्ड पंच पूरे वार्ड पंच मिलकर के उप सरपंच को मत देते हैं तो वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या राज्य की प्रत्येक रूप से चुने जाते हैं, वो कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। राज्य की प्रभुसत्ता शक्ति का पूर्ण रूप से उसमें जनता करती है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यानी जिसके अंतर्गत जनता स्वयं के द्वारा चुने गए जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए लोग होते हैं उनके द्वारा चुनते हैं तो वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो कहलाते हैं अप्रत्यक्ष। इब्राहिम लिंकन ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए परिभाषा दी थी, जनता के लिए जनता द्वारा और जनता को चुना जाता है। लोकतंत्र की विशेषताएं, पहली विशेषता है जनता का शासन है, यानी लोकतंत्र में पूर्ण रूप से किनका शासन होता है, जनता का शासन होता है। यानी जनता अपनी इच्छा के आधार पर है, ये जनता मिलकर के क्या करता है, प्रतिनिधि का चुनाव करती है। दूसरा जनता द्वारा निर्मित शासन है, यानी लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा ही किया जाता है। आगे लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। यानी तीसरी विशेषता है लोकतंत्र शासन का साधन है बल्कि साध्य नहीं है। यानी व्यक्ति को स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए लोकतंत्र को एक साधन माना गया। जैसे हमारी स्वतंत्रता और हमारी गौरव की रक्षा करने के लिए किनको हम साधन मानेंगे, लोकतंत्र को साधन माने गए हैं। आगे लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी लोकतंत्र होती है वो लोक प्रभुत्व सिद्धांत को अपनाती है, यानी जनता के प्रति उत्तरदायी कार्य करती है। यदि जनता के प्रति उत्तरदायी कार्य नहीं करती है तो जनता उसे क्या करती है, हटाने का काम में करती है, अगली बार उन्हें नहीं चुनती है। अगली पांचवी विशेषता है लोकतंत्र विकासशील शासन है, यानी लोकतंत्र हमेशा विकासशील होता है। लोकतंत्र कई अवस्थाओं से होकर के क्या गया था, गुजरा गया था। शुरुआत में लोकतंत्र को हम पढ़ा था व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा गया था, उनके बाद में उदारवादी लोकतंत्र में आए थे और वर्तमान में लोक कल्याणकारी के रूप में कार्य किए थे। तो लोकतंत्र की विशेषता है जनता का शासन है और दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन है। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र शासन एक साधन माने गए हैं, साध्य नहीं है। और चौथी विशेषता है लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और पांचवी लोकतंत्र विकासशील साधन है, यानी लोकतंत्र कई अवस्थाओं से होकर गुजरा है।
आगे है लोकतंत्र के गुण है। लोकतंत्र के गुण में पहला गुण है सार्वजनिक हितों में वृद्धि, यानी लोकतंत्र होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व होने के कारण वो अपने हितों के लिए काम नहीं करके सार्वजनिक हितों में वृद्धि करने के वायदे को और सार्वजनिक हितों की पूर्ति करने के लिए के दायरे में वो अपने आधार पर चुनाव जीतते हैं। दूसरा लोकतंत्र का गुण है कार्य कुशल शासन है। कार्य कुशल शासन का मतलब है लोकतंत्र शासन में नीतियां होती है, वो नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है। जब नीतियां जनमत के आधार पर बनाई जाती है तो जनता उसे लागू करते समय क्या करती है, खूब सहयोग करती है। तीसरे लोकतंत्र का गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, यानी लोकतांत्रिक जो शासन में होती है जनता सार्वजनिक समस्याओं पर विचार विमर्श करके अपनी राय प्रकट करती है और सार्वजनिक समस्याओं पर राय प्रकट करके सामान्य नागरिक होते हैं वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। और गेटेल ने एक परिभाषा दी थी, या गेटेल के अनुसार लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा गया था। यानी गेटेल के अनुसार लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्राप्त करने वाला स्कूल कहा गया था। अगली लोकतंत्र की चौथी विशेषता है नैतिक शिक्षा का साधन है, यानी लोकतंत्र में नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया था, बल मिलता है। लोवेल ने एक परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिक और पवित्रता के भावनाओं को मजबूत करते हैं और नैतिकता और पवित्रता की भावना को मजबूत करके नागरिकों के साथ सहयोग की भावना वृद्धि करते हैं, सहिष्णुता की भावना में वृद्धि करते हैं, उदारवाद व्यवहार इन सब में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। अगली लोकतंत्र की पांचवें गुण है देशभक्ति की भावना, यानी लोकतंत्र से लोगों में या जनता में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना में वृद्धि होती है, अपने देश के प्रति विकास अधिक भावना होती है। लोकतंत्र को राज्य में किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं मान करके लोकतंत्र को जनता की संपत्ति माना गया है। अगले गुण है क्रांति की सुरक्षा, यानी लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। जब बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है तो उसे प्रत्येक लोगों की सुरक्षा अधिक होती है, यानी जिसमें क्रांति की भावना कम होती है। किसी भी विषय पर सरकार यदि असहमति होने पर चुनाव में उसके विरोध मतदान करने की लोगों को स्वतंत्रता होती है, यानी उनके अस्वीकार करने पर सरकार अस्वीकार करती है, असहमति देती है तो हम सरकार के विरोध मतदान कर सकते हैं। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। समानता यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया विधि के समक्ष समानता, यानी कानून लोकतंत्र में कानून सबके लिए समान होता है। और स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, इन सब पर होती है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है लोकतंत्र है। आगे लोकतंत्र के होना स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, यानी न्यायपालिका होती है वो अपने अधिकारों की रक्षा करती है, संविधान की सुरक्षा करती है, तो इनके लिए न्यायपालिका एकीकृत व स्वतंत्र मानी गई है। कला साहित्य और संस्कृति व विज्ञान के प्रति सहायक है, यानी लोकतंत्र होता है वो कला के, साहित्य के, संस्कृति के, विज्ञान के, इन सब के प्रति सहायता करता है, यानी किसी प्रकार के अनुचित कार्य होने पर उन पर नियंत्रण करता है और नियंत्रण नहीं करके उनके विकास करने के लिए काम करता है। यानी कला साहित्य विज्ञान इन सब के विकास करने की बात कहता है। अगला गुण है संविधानवाद में आस्था, या लोकतंत्र होता है वे व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। यानी जब लोकतंत्र नहीं था तो पहले राजा होता है अपने स्वेच्छाचारी शासन चलाता था, तो लोकतंत्र होता है वो संविधानवाद में आस्था रख करके यानी स्वेच्छाचारी शासन का स्थान पर किसका शासन करता है, यानी संविधान पर विश्वास करता है। यानी संविधान में जो नियम है
कानून है उनके अनुसार कार्य करता है और उन्हीं के आधार पर व्यक्ति को जो स्वतंत्रता दी गई उन स्वतंत्रताओं को स्वीकारता है। 11वीं शक्तिशालन शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र से प्रत्येक जनता में शक्ति उत्पन्न होती है और हर तरीके से शक्तिशाली शासन व्यवस्था होती है। यानी व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम है, यानी राष्ट्रवाद की भावना अधिक होती है और जन सहमति के आधार पर यदि कोई शासन होता है तो संकट आता है तो उसके किसी प्रकार का संकट आने पर जनता पूरी मिलकर के उन्हें संकट का सामना करती है। विश्व शांति का समर्थन है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भावना है, यानी लोकतंत्र पूरे विश्व के, यानी पूरा विश्व सुरक्षित रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, संपूर्ण विश्व एक परिवार की तरह भावना को अपनाने में समर्थन करती है। यानी ये लोकतंत्र होता है सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को अपनाता है। आगे है लोकतंत्र के दोष है। लोकतंत्र का पहला ही दोष होता है कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा होती है वो भ्रमपूर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति को जो मताधिकार का अधिकार दिया है ना, मत देने का अधिकार दिया जाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति हमें उसे व्यवहार की जगह, यानी उस लोकतंत्र में हम भीड़ तंत्र को मानते हैं, यानी हमें मताधिकार का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 326 में। जब 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु हो जाती है तो मतदाता सूची में पंजीयन करवाने के बाद हमें मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और हमारा पहला यही दोष है कि हमें भ्रमपूर्ण मानते हैं लोकतंत्र को और वहाँ में हमारे को व्यवहार के रूप में हम भीड़ तंत्र को अधिक महत्व देता है। दूसरा लोकतंत्र कमी है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, यानी जो गुणवान लोग होते हैं उनकी उदासीनता रहती है, यानी उसमें गुणवानों की संख्या की जगह हमें उनकी गुणवानों की संख्या के स्थान पर अधिक महत्व दिया जाता है, यानी गुणवानों की संख्या में कम दे करके जैसे हमें भीड़ को अधिक महत्व, यानी हमें इस तरह नहीं देखा जाता है कि इस भीड़ में वहाँ 5 लोग गुणवान थे या 10 लोग गुणवान थे, वो नेक दे करके वहाँ पर भीड़ तंत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ 100 आदमी थे, इस तरह यानी गुणों को महत्व नहीं दे करके भीड़ को महत्व दिया जाता है। ये लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र की तीसरी कमी है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यानी लोकतंत्र में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से जनता के विभिन्न वर्गों में अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उस अलग अलग प्रभाव से लोगों के लोकतंत्र के प्रति भावना भड़कती रहती है। अगली लोकतंत्र की कमी है लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं समानता भ्रमपूर्ण मानते हैं, यानी लोकतंत्र में दिया गया स्वतंत्रता आने जाने की, घूमने की, व्यापार करने की, इस तरह की स्वतंत्रता समानता यानी विधि के समक्ष समानता ये दिए गए तो इनको भ्रमपूर्ण मानते हैं हमें, क्योंकि लोग आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव को व्यक्तिगत की राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन मानते हैं। यानी एक व्यक्ति की जो समानता है और स्वतंत्रता है राजनीतिक में उसको अर्थहीन मानने के कारण इनकी कमी होती है। अगली लोकतंत्र की 5वीं कमी है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव रहता है, यानी व्यवहार के रूप में सभी राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्रभक्ति की जगह अपने अपने दल भक्ति को महत्व अधिक देते हैं। अगली लोकतंत्र की कमी है लोकतंत्र शासन है अनुत्तरदायी शासन प्रणाली को माना गया है, यानी लोकतंत्र है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है, लेकिन लोकतंत्र को व्यवहार के रूप में अनुत्तरदायी शासन माना गया है। आगे 7वीं लोकतंत्र कमी है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, यानी जब लोकतंत्र में कई नीतियों का हम निर्माण करते हैं तो उस नीतियां या कानून निर्माण करने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक धन खर्च होता है।
अगली कमी है उदासीन मतदाता, यानी जनता का शासन होता है लोकतंत्र है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले जो चुनाव होते हैं उसे चुनाव में मतदाता पूरी तरह से रुचि नहीं लेते हैं। यानी चाहे कोई से भी चुनाव होते हैं उसमें 50 से 60% लोग मतदान करते हैं, अन्य जो 40-50% लोग मतदान नहीं करते हैं, यानी मतदाताओं की उदासीनता रहती है। ये लोकतंत्र की प्रमुख कमी मानी गई है। अगली कमी है संकट काल की दृष्टि में कमजोर शासन होता है, यानी लोकतंत्र में सत्ता की विकेंद्रीकृत होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। केंद्र और विभिन्न राज्यों में जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो कई जो निर्णय होते हैं वो शीघ्र और गुप्त रूप से निर्णय नहीं ले सकते हैं। ये लोकतंत्र की कमी मानी जाती है। और आगे लोकतंत्र की कमी है लोकतंत्र होता है विश्व शांति का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि लिखा गया है कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना का समर्थन दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में कई देश होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे देश होते हैं जो यूरोप में लोकतांत्रिक राज्यों पर युद्ध और आक्रमण की भावना अपनाते हैं, यानी इन राज्यों पर शोषण करने की भावना अपनाते हैं। इसीलिए वह विश्व शांति का वो देश समर्थन नहीं करते हैं। आगे है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ये चीज़ें आवश्यक है। पहली है शांति और व्यवस्था, यानी हमारे देश में आंतरिक भाग में शांति व्यवस्था होनी चाहिए और यानी देश को युद्ध और बाह्य आक्रमण की कोई भय नहीं होना चाहिए। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, यानी लोकतंत्र का विकास करने के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। यदि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती है तो लोकतंत्र का कमजोर होने के अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होने के कारण लोकतंत्र का अंत हो जाता है और फिर तानाशाही शासन शुरुआत हो जाता है। आर्थिक समानता की स्थापना, आर्थिक समानता की स्थापना ने लोकतंत्र में जो गरीबी और अमीरी के बीच में गहरी खाई का ये अंतर है, इस तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर को समाप्त करने के लिए कई तरह का योजना चला करके इस अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए विधि के समक्ष समानता रहनी चाहिए और समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब कानून की दृष्टि से समान रहेंगे सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यानी सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। अगला शिक्षित व जागरूक जनता, यानी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता शिक्षित होनी चाहिए और हर तरीके से जागरूक होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उन समस्याओं को समझने में और उस समस्या का हल निकालने के लिए जो जनता होती है वो जागरूक और शिक्षित होनी चाहिए, तब जाकर के लोकतंत्र का विकास हो सकता है। आगे है जनमत का निर्माण, यानी लोकतंत्र का विकास करने के लिए जनमत निर्माण में अधिक महत्व होना चाहिए। यानी चाहे प्रेस है, साहित्य है, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा है आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यानी इन पर चाहे किसी न किसी आधार का इनका निर्माण जनमत के आधार पर करवाना चाहिए। नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र, नागरिकों के प्रति यानी हमारे देश के नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम आदि की भावना होने से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना अधिक होगी और अपने लोकतंत्र की भावना का विकास होगा और इससे अपने देश के प्रति प्रेम आदि की भावना का विकास होगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन ने लोकतंत्र ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ने जो सत्ता का विभाजन कर दिया केंद्र और विभिन्न राज्यों में, और लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण में स्थानीय स्वशासन को विशेष शक्ति के रूप में दी गई है। सत्ता विभाजन की गई है, राज्यों को और देश को अलग अलग भागों में सत्ता का विभाजन करना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है।
नागरिक स्वतंत्रताएं यानी लोकतंत्र का तब विकास हो गया प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, आने जाने की, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने का अधिकार, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जनमत करने की। तो इस तरह नागरिकों को स्वतंत्रता होने से लोकतंत्र का विकास होता है। लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं यानी संविधान की जो व्याख्या को लेकर के चाहे किसी भी प्रकार के कोई विवाद या भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान पूरा लिखित है और उनमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और उसमें संविधान में संशोधन करने की पद्धति होती है वो कठोर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत होता है तो वो कम से कम उसमें कोई संशोधन नहीं कर सके, या संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए। स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका यानी न्यायपालिका स्वतंत्र और शक्तिशाली होती है तो प्रत्येक कानून का उल्लंघन नहीं करने देती है, और कानून का उल्लंघन करते हैं कोई तो उन उल्लंघन करने वाले का कठोर दंड या सजा का प्रावधान करती है। यानी जो न्यायपालिका होती है वो अत्याचार को रोकती है। योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी लोकतंत्र को और विकसित करने के लिए जितने भी कर्मचारी है वो योग्य और निष्पक्ष होने चाहिए, यानी विधि के शासन का या कानून का पालन करते हुए न्याय या कार्य करना चाहिए। स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था है, यानी जो भी राजनीतिक दलीय व्यवस्था होती है वो किसी क्षेत्रीय दल पर नहीं होना चाहिए या भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जैसे दल होने से क्या हो जाता है, लोकतंत्र का विकास नहीं होता है। यानी एक भाषाई आधार पर कोई दल बना लेता है या धर्म के आधार पर कोई दल बना लेता है तो उसे लोकतंत्र की हत्या होगी। तो इन प्रकार के कोई भी क्षेत्रीय दल राजनीतिक दल है वो भाषाई धार्मिक आधार पर नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हितों की राष्ट्रीय योजना, और यानी लोकतंत्र होता है वो अपने हित के लिए, एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं कार्य करके जनता के प्रति हित के लिए कार्य करती है। तो लोकतंत्र होता है वो सार्वजनिक हितों के वृद्धि करने का काम करता है।